हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में DU BEd 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से एंड किस टॉपिक से पूछे जाते हैं मोस्टली। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो आपको साइंस पढ़नी है वो कहाँ से और कैसे पढ़नी है। और साथ ही साथ ये आपकी प्रिपरेशन में भी, आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग में भी काफ़ी सहायक होगी कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो सेलेक्टेड ही पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है प्लस किस तरह पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपकी कवर होंगी इन क्वेश्चन को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस 2022 के लिए प्लस जामिया BEd 2022 के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और प्लस जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी तरह फिर हम पर्टिकुलर जितने भी सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, फिर उसी तरह 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, वो सारी चीज़ें सीरियल वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था साइंस का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक पवन चक्की में बिजली उत्पन्न होने का उत्तरदायी कारक क्या होता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। तो 4 ऑप्शन में जो सही इसका आंसर था वो है हवा का वेग। जो पवन चक्की है, उस पवन चक्की के सहायता से जो बिजली उत्पन्न होती है, उसका जो सबसे उत्तरदायी कारक होता है वो होता है हवा का वेग। जितनी तेज हवा बहेगी उतनी ही हिसाब से जो आपकी बिजली होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए जो आपकी पवन चक्कियाँ हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में लगाई जाती है जहाँ पे हवा तेज होती है, हवा का वेग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन था वहाँ पे। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, एक अपगामी तरंग के बारे में क्या सत्य होता है। अपगामी तरंग ये आपको ध्वनि वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो अपगामी, अनुदैर्ध्य और एक और तरंग होती है उसके बारे में पढ़ पाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सभी कण समान गति से दोलन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है। तो ये जो केपलर का दूसरा नियम आधारित है वो कोणीय गति का संरक्षण का नियम है, इस पर उनका दूसरा नियम आधारित था। केपलर द्वारा जो एक और नियम दिया गया था वो है ग्रहों की गति का नियम, जो इसका फर्स्ट नियम था। मेक श्योर कि आप जो केपलर के जो नियम हैं वो तीनों पढ़ें, प्लस आपके जो न्यूटन के नियम हैं और उसके साथ एक आर्किमिडीज का भी एक सिद्धांत था उसे भी आप पढ़िए, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। लाइक आपका जो न्यूटन हो गया, फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इनकी जो जितनी भी इन्वेंशन है या फिर जितनी भी खोजें हैं या जितनी भी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि सूर्य का द्रव्यमान 10 गुना छोटा तथा गुरुत्वीय नियतांक G परिणाम में 10 गुना बड़ा हो तो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक विटामिन है। विटामिन पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं आप, एसिटिक अम्ल, एसोकॉर्बिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, सैकरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो विटामिन है वो है आपका एसोकॉर्बिक अम्ल, जो हम विटामिन C कहते हैं जिसे। तो विटामिन C को ही हम एसोकॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल है ये एक सिरका टाइप होता है और बाकी 2 अलग अलग अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एसोकॉर्बिक अम्ल होगा। तो जितने भी, एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी विटामिन होते हैं ना, तो लाइक उनके साइंटिफिक नेम भी होते हैं। जैसे विटामिन A है उसको रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन E होता है उसे टेकेफेरोल कहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी विटामिन होते हैं उन सभी को आपके उनके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, प्लस उससे उसकी कमी से होने वाले रोग भी आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, निर्जलीय AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम बन जाने का क्या कारण होता है। तो देखिए इसका जो सही कारण होगा, जो सही ऑप्शन था वहाँ पे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 आंशिक रूप से वायुमंडलीय नमी के साथ
जल अपघटित होकर HCl गैस विसर्जित करता है जो श्वेत रंग का दिखाई देता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है वो वायुमंडलीय जो नमी होती है उसके साथ मिलने के बाद उसे अभिक्रिया करके HCl गैस उत्पन्न करता है जो कि श्वेत रंग की यानी कि सफेद कलर की होती है। इसीलिए जो बोतल होती है उसके चारों ओर श्वेत धूम बन जाता है। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 6H2O, इट मीन जल। ठीक है, तो इसका जो हमारा ये अभिक्रिया दे रखी है, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो लाइक जो 10th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर है रिएक्शन वाला, उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसको आप अगर पढ़ते हैं तो उसके ये जितने भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं लाइक ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विघटन, संयुक्त, तो ये सारी जितनी भी अभिक्रिया होती है वो आपके वहाँ से क्लियर हो जाएगी। उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो इसका सही आंसर था वो आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों है यहाँ पे। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होता है जिसमें एक तो हाइड्रोजन का विमोचन होता है और जो ऑक्सीजन है वो जुड़ता है, तो इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्लस प्रतिस्थापन क्योंकि इसमें एक जो आपका तत्व है उसका प्रतिस्थापन हो जा रहा है। लाइक आप यहाँ पे देखेंगे NH3 था, इसमें O2 जो था वो जुड़ गया है N के साथ और H को विस्थापित कर दिया गया है, तो इसीलिए इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जो ये वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन प्लस रेडॉक्स दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, तो ये ऑप्शन सही था वहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है। दो रासायनिक स्पीशीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर P उत्पाद बनाते हैं जिससे दो X तथा Y दोनों उपस्थित हैं। X प्लस Y इज इक्वल टू P। ठीक है, X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या कह रहा है? X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो बताइए X, Y तथा P के लिए क्या सत्य है? तो यहाँ पे देखिए X और Y दोनों अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, और जो P है उनका एक संयुक्त तत्व बन गया, यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वो संयुक्त अभिक्रिया हो रही है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो सही ऑप्शन होंगे वो कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सही ऑप्शन है P एक यौगिक है, यानी कि जो अभी X प्लस Y से जो भी तत्व मिलकर बनेगा वो होगा P, जो कि एक यौगिक होगा क्योंकि ये दो तत्वों से मिलकर बन रहा है। उसके अलावा X तथा Y तत्व हैं, इंडिविजुअली तत्व होंगे जभी तो जाके ये आगे यौगिक बनाएंगे जुड़कर। उसके अलावा फिर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, P का एक निश्चित संगठन है और आदि सत्य कथन है। ये सारे सत्य कथन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो तीन ऑप्शन थे वो सही हो जाएंगे। और क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होते हैं, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक क्या गलती करते हैं बच्चे कि दो ऑप्शन तो उन्हें पता रहता है कि हाँ फर्स्ट एंड सेकंड तो होगा, बट वो थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ में से क्या होगा। तो इस तरह से एक भी गलती, एक ऑप्शन को भी गलत चुनना आपके लिए पूरे क्वेश्चन को बेकार करने जैसा हो जाता है और यहाँ पे आपके मार्क्स फिर कट जाते हैं। तो मेक श्योर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे अच्छे से क्लियर हों, तभी आप इन जैसे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे वहाँ पे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के गाल कपोल के कोशिका की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कौन से घटक दिखाई देते हैं? तो देखिए किसी भी मनुष्य के पार्ट को अगर देखा जाए तो उसमें हमें जो दिखाई देंगे, तो देखिए कोशिका झिल्ली दिखाई देगी क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो कोशिकाओं का बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में जब हम अपनी परत को देखते हैं तो उसमें कोशिका झिल्ली दिखाई देगी, फिर कोशिका द्रव्य होगा और उसके अंदर फिर आपका एक केंद्रक होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन था उसमें था कि आपकी कोशिका भित्ति भी थी, तो कोशिका भित्ति वाला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि मनुष्य की जो भी कोशिका होती है या फिर जो भी अंग होता है उसमें कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, क्योंकि कोशिका भित्ति तो सिर्फ प्लांट्स में ही होती है। तो इसलिए जो कोशिका झिल्ली वाला ऑप्शन था वो सही हो जाता और यही जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीन ही चीजें दिखाई देगी अगर हम मनुष्य के कपाल या फिर किसी भी अंग की कोशिका को उठाकर देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जीव निम्नीकरण पीड़क नाशियों
का प्रत्येक उच्चतर पोषक स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? तो ये देखिए जैव आवर्धन कहलाता है। आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, एक तो पोषक स्तर होता है यानी कि आहार श्रृंखला होती है, और एक होता है जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन में क्या होता है कि जो रासायनिक तत्व होते हैं, लाइक जो भी आपका कह सकते हैं, जो भी रासायनिक तत्व होते हैं, तो वो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में आगे बढ़ता है। लाइक इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मछली है, मछली में कोई रासायनिक तत्व आ जाता है, वो कहीं से ऑब्जर्व करते हैं, तो जो इसको खाएगा उसमें डबल होगा। ठीक है, जो फिर उस चीज को खाएगा उसमें और ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये है रासायनिक जो तत्व होते हैं वो आगे की श्रृंखला में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। जबकि जो पोषक स्तर होता है, जो आहार श्रृंखला होती है, उसमें जो एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होती है उसमें कम होती जाती है, 10% का उसमें लॉस होते जाता है। तो आगे वाले जिसको भी खाएगा तो उसे 10% कम एनर्जी के साथ आगे जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, और इसी चैप्टर से जाए, लाइक ये जो चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल साइंस से आया हुआ है, तो इसी चैप्टर से इस वर्ष भी लाइक 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य का कितना % ऊर्जा को अपने खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो उसका सही आंसर था वो 1% होगा, और 1% ही उसका सही आंसर था। तो जिन जिन बच्चों ने उसका 1% लगाया था उनका सबका सही आंसर था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की एनर्जी का केवल 1% इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को निर्माण करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किशमिश को पानी में भिगोया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किशमिश को पानी में भिगोए जाने के बाद जो फूल जाता है वो फिर सुबह तक में, उसे हम पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस। इसके अलावा 12th क्वेश्चन है हमारा कि तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग किसके द्वारा होती है? जो तांबा होता है, लाइक तांबे पे अगर हम कहेंगे कि जंग लग गई है तो तांबा हरा हरा हो जाता है। ठीक है, तो हरा हरा होने का क्या कारण होता है, उस पर किस चीज की कोटिंग जम जाती है? तो तांबा क्या होता है कि तांबा जब नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, जो हरे रंग की परत होती है उसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन हमारा, रेशम, नायलॉन, सूती और ऊन के बराबर वजन के कपड़े लिए जाते हैं और पानी से भरे बीकर में भिगोया जाता है। कुछ मिनटों के बाद कपड़ों के टुकड़ों को निकाल लिया जाता है और निकाले गए कपड़ों का फिर से वजन किया जाता है। इस प्रकार आए भार में परिवर्तन के आधार पर अंतिम भार के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन ये कहने का है कि ये जितने भी प्रकार के कपड़े लिए गए हैं इनको भिगोया और भिगोने के बाद दोबारा इनका वेट किया गया, तो जो सबसे भारी कपड़ा होगा वो कौन सा होगा और जो सबसे हल्का होगा वो कौन सा होगा, तो इस क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए जो ऊन होगा वो सबसे ज़्यादा पानी सोखेगा, तो ऊन सबसे भारी होगा, तो इसीलिए ऊन फर्स्ट पे रहेगा। उसके बाद सूती होगा, जो ऊन से कम पानी सोखेगा तो ऊन से कम उसका वेट होगा। इसी तरह रेशम और नायलॉन, नायलॉन सबसे कम पानी सोखता है और सबसे जल्दी सूख भी जाता है, तो इसीलिए नायलॉन जो होगा सबसे हल्का कपड़ा होगा लास्ट में, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर आपको सिर्फ नायलॉन जो कपड़ा होता है उसकी विशेषता याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को मिलाकर एक खाद्य नमूना नीला काला हो गया, इस नमूने में क्या शामिल है? वसा, ग्लूकोज, स्टार्च या प्रोटीन? तो देखिए ये जो रिएक्शन करवाया जाता है, लाइक जो भी प्रोटीन की जांच के लिए रिएक्शन होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्च की उपस्थिति को देखने के लिए जो रिएक्शन करवाया जाता है आयोडीन के साथ, तो अगर खाने पदार्थ में जो भी खाद्य पदार्थ हमने लिया है उसमें आयोडीन मिलाते हैं और वो बदल कर उसका रंग नीला काला हो जाता है, तो इट मीन्स उसमें स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन के साथ वो अभिक्रिया करके वो नीला काला हो जाता है। प्रोटीन की जांच करने के लिए जो कॉपर सल्फेट होती है उसकी 2 बूंदे, कास्टिक सोडा होती है उसकी 10 बूंदे और जो जल होता है उसकी 10 बूंदे मिलाई जाती है, और उस स्थिति में अगर वो खाद्य पदार्थ का रंग नीला गाढ़ा हो जाता है तो इट मीन्स उस पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है।
इसके अलावा एक है वृक्क के अपक्रिय होने की स्थिति में अवशिष्ट उत्पादों को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है अपोहन, इंग्लिश में बोले तो डायलिसिस। और ये जो क्वेश्चन है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, 7th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 7th क्लास की प्लस 10th क्लास में भी इसका जिक्र किया है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो इनफ है वो एनसीईआरटी साइंस को करने के लिए। और साइंस क्या, सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी है वो भी इनफ है आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन को करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 16वां, किसी बच्चे को अक्सर संख्याओं को समझने एवं जोड़ घटा करने में परेशानी होती है, तो बताइए कि वह किस विकलांगता से ग्रसित है। तो उसका सही आंसर है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया में बच्चों को जोड़ने और घटाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा फिर एक डिस्लेक्सिया होता है और डिस्फेजिया होती है, डिस्प्रेसिया होता है, बहुत सारे होते हैं ऐसे मेंटल रिटार्डेशन वाले। तो उन सभी के बारे में भी आपको जानना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया डिस्कैलकुलिया, जिसमें बच्चों को जोड़ने और घटाने में दिक्कत आती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताओ जो तीव्र संवेग से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो सूचनाओं को जल्दी से ब्रेन तक पहुंचाता है। तो उसका सबसे सही आंसर है मेडुला। मेडुला जुड़ा होता है हमारे जो पीछे वाला ब्रेन होता है उसके साथ, और जो तीव्र संवेग होते हैं, जो सूचना होते हैं, वो ब्रेन तक हमारा पहुंचाने का काम करता है। तो यही थे साइंस के क्वेश्चन जो कि लास्ट 2020 ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए थे। और 17 क्वेश्चन आए थे, आप देख सकते हैं कि 17 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे साइंस से। तो साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो कि पूछा जाता है। तो मेक श्योर अगर आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ही उठाइए पहले, और एनसीईआरटी के थ्रू ही जाइए। तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपको सहायता करेंगे आपकी फिर जो भी इंट्रेंस होगा उसमें। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसी प्रकार सोशल साइंस पे डिपेंडेड होगी, ठीक है। सो वेरी हैव अ नाइस डे। सो टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।